प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है कि अगर कोई बॉडी किसी रोटेशनल अक्ष के अबाउट घूम रही है तो वह क्या करती है, उस घूमने का विरोध करती है। उस घूमने के विरोध को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इफ ए बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एनी एक्सिस, it opposes the motion, it opposes the rotational motion, and that means that body have a property of moment of inertia. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये विरोध करने का गुण है किसी भी रोटेशनल एक्सिस के अबाउट किसी बॉडी का। तो इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, आज हम इसको सीखेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन वाली लिखता हूं यहाँ पे। इफ ए बॉडी इज रोटेटिंग about any axis and it opposes the rotational motion about that axis is known as moment of inertia of that body, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से डिनोट करते हैं। कैसे हम मोमेंट इनर्शिया निकालते हैं? अगर आपके पास कोई सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल M1, M2, M3, M4 और पास क्या है बहुत सारे पार्टिकल हैं, सपोज ये Mn पार्टिकल, और आपको निकालना है इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इन पार्टिकल से क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके अबाउट सपोज आपको निकालना है इसके अबाउट। तो जो M1 पार्टिकल है, सिस्टम N पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, सारे पार्टिकल को जोड़ करके आप क्या करना, मोमेंट इनर्शिया निकालो। इसको डिफाइन किया जाता है I इक्वल टू सिग्मा mi ri परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसमें देखिए आप सपोज ये वाला पार्टिकल है I पार्टिकल, तो I पार्टिकल में हमें क्या करनी है, इसका द्रव्यमान गुणा है परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है ये क्या है, ri परपेंडिकुलर। सपोज ये द्रव्यमान है आपका M1, इस अक्ष से इसकी दूरी कितनी है, r1 है ना। तो ये परपेंडिकुलर दूरी हमें लेनी है। अगर मैं सारे कोणों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वैसे मैंने पहले लिखा हुआ है, यहाँ हो जाएगा M1 r1 परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस M2 r2 परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और जो I पार्टिकल है ये वाला, इसको मैं लिखता हूँ mi r I परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो एक एक करके हमें क्या करना है, मोमेंट इनर्शिया निकालना है पार्टिकल, और जितने भी पार्टिकल सिस्टम में हैं उनका क्या करना है, जोड़ देना है उनके मोमेंट इनर्शिया। तो टोटल आपका निकल जाएगा ये वाला I इक्वल टू I ना सिग्मा मीन समेशन, सारे पार्टिकल मोमेंट इनर्शिया में जोड़ रहा हूँ। तो ये आ जाएगा I इक्वल टू 1 to n, क्योंकि इसमें क्या है n पार्टिकल्स, और ये वाला जनरलाइज करने के लिए इसको I पार्टिकल में लिया हुआ है। तो ये हो जाएगा दोबारा mi r I परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो मोमेंट इनर्शिया किसी सिस्टम को अगर फाइंड करना है, उसमें अगर नंबर ऑफ n पार्टिकल्स हैं तो आप इस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। इसका जो यूनिट आएगी, क्या बता सकते हैं इस यूनिट क्या आएगी, ये बताइए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट, इसमें हम मोमेंट इनर्शिया को मीटर में किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, क्योंकि जो यहाँ पर मास इंटू r I पर इसका लिखा है मैंने, इसकी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम। मास की यूनिट किलोग्राम और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इट मींस इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। क्लियर है? इसकी यूनिट है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। mi क्या था यहाँ पे, अगर मैं इसको लिखूं, दिस इज द मास ऑफ I पार्टिकल,
और जो आर आई परपेंडिकुलर स्क्वायर है, आर आई परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ith पार्टिकल, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ith पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ith पार्टिकल फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस, रोटेशनल एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे फाइंड करेंगे सिस्टम का, इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों जो रोल ट्रांसलेशनल मोशन में मास का होता है वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन में होता है। ठीक है, जिस प्रकार से अगर ट्रांसलेशनल स्टेट ऑफ मोशन हमें चेंज करनी है किसी वस्तु की, उसके लिए हमें लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना होता है। लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्चुअल फोर्स है। ठीक है, लेकिन जो रोटेशनल मोशन है उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए हमें चाहिए एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है। एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कब होगा, जब हमें सिस्टम में क्या लगाना पड़ेगा, टॉर्क लगाना पड़ेगा। ठीक, तो जो रोल मास का ट्रांसलेशनल मोशन में है वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन में है। तो इसको और अच्छे ढंग से समझने के लिए चलते हैं आगे, कुछ सवाल सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, टू masses of M and 2M are attached at the end of a thin string, sorry, of negligible mass. Find the moment of inertia. Find the moment of inertia above a line passing through the midpoint of the string as shown in figure, ये सवाल कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ देखिए आपके पास एक मासलेस स्ट्रिंग है, मैंने लिखा है नेग्लिजिबल मास। ये स्ट्रिंग है, इसके एक कोने पे, एक एंड पे हमने क्या रखा है, द्रव्यमान कोई पिंड रखा हुआ है, दूसरे पे मैंने जो रखा है 2m मास का क्या है, कोई पिंड नहीं। और ये एक्सिस है, इसके बाद में क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सपोज यहां से यहां की दूरी आपको दी हुई a, और यहां से यहां की दूरी क्या है, b, ये आपको क्या है, दिया हुआ। ठीक है, तो आप क्या करना है, इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे फाइंड करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I नॉट होता है कितना, सिग्मा mi r I परपेंडिकुलर स्क्वायर, I इक्वल टू 1 to n। लेकिन हमारे पास क्या है, यहाँ पे दो मास है, स्ट्रिंग को हम नहीं निकालेंगे क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, नेग्लिजिबल मास। ठीक है, फिर स्ट्रिंग, तो इसको निकालने के लिए क्या होगा, हमारे पास दो पिंड है, r1 परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, स्टार कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा m2 r2 परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। m1 की जगह हमारे पास है m, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इनटू r1 परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो एक्सिस आपकी ये है, तो इस मास से इस एक्सिस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली होगी। तो ये जो आपका यहाँ पे r1 है, r1 परपेंडिकुलर, ये दैट इज a, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ a स्क्वायर प्लस दूसरा पिंड ये आपका m1 वाला था, m2 मींस
2m, और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है b, इस एक्सिस से इस तरह मान दूरी, और ये कितना है r2 परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू कितनी है b, इसको मैं यहाँ पुट कर लूंगा, तो ये है 2mb²। तो आपका आंसर हो जाएगा ma² प्लस 2mb²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया of these two particles on this axis, that is ma² plus 2mb²। यार लोग समझ में आएगा? अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, अगर कोई शंका है तो पूछ सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, 3 masses m, 2m and 3m are placed at the vertices of equilateral triangle of side A. Find the moment of inertia. Find the moment of inertia about a line passing through one vertices of equilateral triangle perpendicular to the plane as shown in figure। बच्चों ये क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड ए और m द्रव्यमान का जो कण है वो एक कोने में लगा हुआ है, दूसरे कोने में है 2m द्रव्यमान का, इसमें 3m द्रव्यमान का कण हुआ है यहाँ। तो अब क्या करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ऐसी लाइन जो कि इसके एक वर्टिस होके जा रही है, लेकिन वो क्या है परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मुझे, ये जो लाइन है, ये जो x एक्सिस लाइन है, ये लाइन इस प्लेन में नहीं, ये लाइन है आपकी तरफ आ रही है, ठीक। तो मैं हमेशा इसको डॉट से दिखाता हूँ, जो लाइन आपकी तरफ आ रही होती है परपेंडिकुलर, ठीक है, आउट ऑफ द बोल्ड, उसको मैं डॉट से साथ आप लोगों के सामने इसको दर्शाता हूँ। तो ये इस तरफ है, तो इस तरफ आपकी तरफ ये लाइन आ रही है, इस लाइन के बाद मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, क्लियर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के यहाँ देखिए ये लाइन आपकी तरफ आ रही है, तो यहाँ देखिए जो फॉर्मूला बताया गया है I = सिग्मा m/r I परपेंडिकुलर स्क्वायर, I इज वेरी फ्रॉम 1 to m। तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है, 3 कण है, 3 पिंड है, 3 मास है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कैसे, ये लिख देंगे हम m1 r1 परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस m2 r2 परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस m3 r3 परपेंडिकुलर स्क्वायर। m1 आपको दिया हुआ है, m1 की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, m है, m2 की जो वैल्यू है वो 2m है, m3 की वैल्यू 3m। और यहाँ देखिए ये अक्ष जो परपेंडिकुलर अक्ष है, जो रेखा है जो आपकी तरफ आ रही है, इसके बाद आप मोमेंट कैसे निकालते हैं। यहाँ देखिए ये द्रव्यमान इस अक्ष पे रखा हुआ है, देखा जाए तो इसके लिए यहाँ देखिए अगर मैं m1 m2 m3 हमें पता है, लेकिन r1 परपेंडिकुलर क्या होगा, हमें निकालना है r2 परपेंडिकुलर, हमें निकालना है r3 परपेंडिकुलर। इस द्रव्यमान ये m1 r1 परपेंडिकुलर क्या है, इस द्रव्यमान की अक्ष से दूरी, परपेंडिकुलर दूरी कितनी होगी सीधा, इस m द्रव्यमान की इस अक्ष से दूरी कितनी होगी, परपेंडिकुलर दूरी कितनी होगी, सीधा बताइए। इस द्रव्यमान की इस परपेंडिकुलर एक्स से दूरी कितनी होगी, संदीप सिंह
0। देखो ये द्रव्यमान इस अक्ष पर ये है, दूरी है ये, दूरी है ये। इस अक्ष के अबाउट मैं निकाल रहा हूं, वहीं पर हमें द्रव्यमान रखा हुआ है, तो दूरी कितनी होगी 0, ये 0 लिख दिया। इस पिंड की देखो, ये छोटा जो कण है या पिंड है जो भी है, इसका द्रव्यमान 2m है, इसकी इससे दूरी कितनी है, परपेंडिकुलर दूरी कितनी है इस अक्ष के अबाउट मैं निकाल रहा हूं, इसकी इसके अबाउट दूरी कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, कितना, इस द्रव्यमान 2m द्रव्यमान की पिंड की इस अक्ष से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, कैसे जीरो संदीप सिंह, ए होगी। द्रव्यमान यहां पर लगा हुआ है और मोटे से आप इस अक्ष के अबाउट निकाल रहे हैं, यहां से यहां दूरी a दिया हुआ है, ये कितना आएगा a आ जाएगा। तीसरा पिंड 3m है, इस द्रव्यमान की दूरी इस अक्ष से कितनी होगी, सीधा इस अक्ष से जो इस अक्ष के अबाउट में मोटे दिशा निकालना हो इन तीनों कोणों का, इन तीनों पिंडों का जो भी है, तो इस 3m मास के कण की दूरी, परपेंडिकुलर दूरी इस अक्ष से कितनी होगी, a स्क्वायर कैसे हो जाएगा संदीप सिंह, a होगी ना, यहां से यहां की दूरी कितनी है a लिखा होगा ना, ये कितना हो जाएगा a होगा, नहीं होगा। इस कण की दूरी इस अक्ष से 0 है, इस कण की दूरी इस अक्ष से परपेंडिकुलर दूरी की बात करो, मोटे दिशा में परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है, इसकी दूरी कितनी है a, इस कण की इस अक्ष से दूरी कितनी है a, तो ये कितना आएगा, इतना आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में लिखेंगे m1 मींस m, r1 परपेंडिकुलर ये कितना है 0, क्लियर है, प्लस m2 कितना है 2m इंटू a स्क्वायर प्लस m3 कितना है 3m इंटू a स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका i की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगा हमारा 0 प्लस 2m a स्क्वायर प्लस 3m a स्क्वायर, ये कितना होगा 5m a स्क्वायर। तो इन तीनों द्रव्यमानों का जो मोमेंट इनर्शिया अबाउट x डैश जो भी प्लेन एरिया है परपेंडिकुलर है, उसका मोमेंट इनर्शिया निकलेगा कितना 5m a स्क्वायर, ये क्लियर है। यूनिट आपको पता है, यूनिट सीधा कितनी होगी इसकी, फिर से पूछ रहा हूं मैं, यूनिट कितनी होगी, मास की यूनिट क्या होती है किलोग्राम, a मींस ये तो साइड है, साइड ऑफ इक्वेटर ट्रायंगल, ये a into मीटर स्क्वायर, क्लियर है। तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं एक और प्रश्न, इसमें मैं बता देता हूं आप लोगों को, लिख लिया। 4 masses m, 2m, 3m and 4m are placed at the corners of a rectangle of sides a and b. Find the moment of inertia. Find the moment of inertia about a line. About a line passing through the center of rectangle as shown in figure. बच्चों तुम्हारे पास एक रेक्टेंगल दिया गया है जिसकी साइड A है और B है दूसरी साइड, और 4 मासेस इसके कॉर्नर में लगे हुए हैं, m हो गया 2m 3m 4m। अब आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
इनर्शिया, उस लाइन का अबाउट निकालना है जो इसके सेंटर से होके जा रहा है। सपोज ये इस लाइन का अबाउट निकालना, इस लाइन के अबाउट, और अगर मान लें कि जो ये लाइन है ये रेक्टेंगुलर प्लेन में है, सपोज मैं ऐसा बोल देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है या इस प्लेन में, चलो मैं मान लेता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन के प्रकार से दिया जा सकता है। जो ये इस x और x डैश है, सपोज मैं मान लें कि x एक्सिस क्या है, x एक्सिस लाइन इन द प्लेन ऑफ रेक्टेंगल, प्लेन ऑफ रेक्टेंगल। सपोज ये आपको दिया हुआ है, ये गिवन है प्रश्न कि जो मोड ऑफ x एक्सिस बाउंड निकाल रहे हैं वो एक्सिस इस रेक्टेंगल के प्लेन में लाई करते हैं, इसी प्लेन में है। क्लियर? अब हमें क्या करना है, इन द्रव्यमानों का इस एक्सिस के अबाउट बाउंड रेडियस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे उसके लिए आप जानते हैं I इक्वल होता है सिग्मा एम आई आर आई परपेंडिकुलर स्क्वायर, I इक्वल टू 1 to n। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ये फॉर्मूला, इसमें चार द्रव्यमान है m 2m 3m और ये हो जाएगा कितना m1 r1 परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस m2 r2 परपेंडिकुलर स्क्वायर, m3 r3 परपेंडिकुलर स्क्वायर, m4 r4 परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्योंकि चार द्रव्यमान क्या है हमारे पास पिंड है, ये चार टर्म इसमें है। अब आप देखिए m1 की वैल्यू आपको दिया हुआ है, m1 की वैल्यू है कितना m, m2 की वैल्यू कितनी है 2m, m3 की वैल्यू है कितना 3m, m4 की जो वैल्यू है वो है 4m। अब आपको क्या निकालना है, r1 परपेंडिकुलर निकालना है, r2 परपेंडिकुलर निकालना है, r3 परपेंडिकुलर निकालना है, r4 परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है। तो आपको पता है कि जो r1 परपेंडिकुलर है दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस। रोटेशनल एक्सिस आपकी x x डैश है, तो इस m द्रव्यमान के कण की मुझे क्या निकालना पड़ेगा, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, इस एक्सिस को निकालना पड़ेगा। ठीक, तो यहां से आप देखिए साइड हमने बताया है कि रिटेंड साइड a है और दूसरी वाली क्या है b है। जब a साइड है ऑब्वियसली ये वाली साइड क्या होगी a होगी, ये वाली साइड क्या होगी b होगी। क्लियर है? अब यहां देखिए r1 परपेंडिकुलर, इस वाले फिगर में आप देखिए ये आप रोटेशन x एक्सिस। क्लियर? तो इस द्रव्यमान की इस अक्ष से परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, कितनी होगी सिया, इस m द्रव्यमान की इस x x डैश अक्ष से कितनी लंबवत दूरी होगी, यहां से यहां लंबवत है नहीं है, माना इसी प्लेन में है अक्ष, मैंने ये वाला नहीं माना है, मैंने अक्ष माना है कि इसी में इसी प्लेन में है। तो यहां से यहां दूरी कितनी होगी सिया, अगर ये a है पूरा यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक दूरी कितनी होगी a/2 होगी। ये कितना लिखूंगा यहां पे a/2। दूसरा पिंड ये वाला है 2m, इसकी इस अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है, कितनी होगी सीधा, इस द्रव्यमान की इस अक्ष से लंबवत दूरी कितनी होगी, यहां से यहां तक दूरी कितनी है सीधा a/2। अब देखिए तीसरा द्रव्यमान आपका यहां पे, क्लियर, इस द्रव्यमान की इस अक्ष से दूरी कितनी है, संदीप जी तीसरे वाले द्रव्यमान की इस अक्ष से दूरी कितनी है a/2। अब ये है पास चौथा द्रव्यमान, इस द्रव्यमान की इस अक्ष से दूरी कितनी है सिया a/2, सब भी लिख के आ जाएगा a/2, क्योंकि आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है अक्ष की द्रव्यमान से। ठीक है, द्रव्यमान की अक्ष से लंबवत दूरी आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो आपके पास सारी वैल्यूज पता है आपको, m1 m2 m3 m4 r1 r2 r3 r4 परपेंडिकुलर ऑलरेडी। तो इसमें हम प्रूव करेंगे m1 की वैल्यू है m,
r1 परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज a/2 स्क्वायर m2 इसका 2m है r2 परपेंडिकुलर दैट इज a/2 आल्सो स्क्वायर प्लस 3m a/2 का स्क्वायर प्लस m4 ये 4m है और ये है तो a/2 का होल स्क्वायर। इनमें देखिए आप m कॉमन है a स्क्वायर बाय 4 भी कॉमन है इनसाइड हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 क्लियर है। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा m a स्क्वायर बाय 4 4 3 7 2 9 1 10 इतना हो गया। ये हो जाएगा इसको और फिर सॉल्व करेंगे m a स्क्वायर बाय ये हो जाएगा आपके 2 3 4 और 5 10 होगा। तो वैल्यू आपकी आएगी i की जो वैल्यू आएगी वो आएगा i a स्क्वायर बाय ना आपका आंसर है। और किस में मेजर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किलोग्राम इनटू मीटर स्क्वायर mgs सीजीएस में होगा तो क्या होगा इसकी यूनिट अगर मैं सीजीएस में लिखूं कितना होगा सॉरी यहां पे mb है सीजीएस में इसकी यूनिट कितनी होगी सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड तो ऑब्वियसली ये कितना होगा ग्राम इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें सीजीएस और एमजीएस में कितना होगा किलोग्राम इनटू मीटर स्क्वायर इसमें एमजीएस क्लियर है। ये 3 प्रश्न मैंने आपको कराया है मोमेंट इनर्शिया पे शायद कुछ ना कुछ आपको प्राप्त हुआ होगा इसमें। इसके बाद अभी जो मैंने आपको मैंने जो आपको कराया है वो कराया है ये एक्चुअली डिस्क्रीट के लिए डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये जो फॉर्मूला मैंने कराया था वो था डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें मास क्या है किलोग्राम में करा हुआ है ठीक। अब कराएंगे हम कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा क्लियर है। मेरे बच्चों अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा सिग्मा की जगह आ जाएगा इंटीग्रेशन। तो मैं इसको बताना चाहूंगा आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अभी तक आपने पढ़ा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला था वो था I इक्वल सिग्मा I इज वेरी फ्रॉम 1 to n m I r I परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसमें m I जो था ये था मास ऑफ ith पार्टिकल और जो r I परपेंडिकुलर था दैट वाज perpendicular distance of mass mi from the axis ये आपने पढ़ा। ये तब था कि जब आपके पास सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल इस टाइप से डिस्क्रीट पार्टिकल्स तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा मास क्या है बिखरा हुआ है उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेकिन अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कंटीन्यूअस मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कंटीन्यूअस तब ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा ठीक। तो फॉर कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा तब फॉर्मूला अप्लाई होगा I इक्वल टू सिग्मा बन जाएगा इसमें इंटीग्रेशन और mi मास क्या है मास डिस्ट्रीब्यूशन कंटीन्यूअस है बिल्कुल कंटीन्यूअस है मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम क्या करेंगे एक छोटा सा इनफाइनेटसिमल मास लेंगे तो यहां पे लिखा है कितना r जो आप सीधे r स्क्वायर लिख सकते हैं और यहां पे dm लिखेंगे। dm क्या है यहां पे ये है इनफाइनेटसिमल मास। तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा सिग्मा विल बी चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन इफ देयर इज ए कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास ठीक। I इक्वल टू r स्क्वायर dm r क्या है यहाँ पे r को आप r परपेंडिकुलर लिख सकते हैं ये क्या है r परपेंडिकुलर ये होगा डिस्टेंस ऑफ
distance, perpendicular distance of mass dm from the axis, from the axis. ये है perpendicular distance of the mass dm from the axis. क्लियर है? तो कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला चेंज होगा r/2 d। इसको समझने के लिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। चलिए आप उसको लिख लीजिए। Of a thin rod about its one end, which has a uniform mass distribution, इससे पहले वाले केस में मास डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट था, मास दोनों थे, मतलब द्रव्यमान की गणना थी, तो हम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि आपके पास एक थिन रॉड है, रॉड वन डायमेंशनल थिन रॉड इस टाइप। आपको एक एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। सपोज आपको फाइंड करना है इस एंड के अबाउट, इस छोर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या करना है, फाइंड करना है। कैसे आप फाइंड करेंगे? आपको पता है इसका जो द्रव्यमान है वो सत्तू रूप से वितरित है मटेरियल रॉड में, ठीक। तो यहाँ तुम्हें पता है सत्तू रूप से वितरित है, तो फॉर्मूला क्या होगा, मोमेंट चेंज हो जाएगा, वो होगा I = इंटीग्रेशन r परपेंडिकुलर स्क्वायर dm, ठीक। r परपेंडिकुलर मैंने बोला था परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनफाइनाइट सिमल, इनफाइनाइट सिमल बहुत छोटा कर, इनफाइनाइट सिमल मास dm फ्रॉम द एक्सिस, एक्सिस क्या है यहाँ पे, रोटेशनल एक्सिस, जिसके वो ये घूम रहा होगा, और dm आपको पता है dm क्या है, इनफाइनाइट सिमल मास, इनफाइनाइट सिमल मास एलिमेंट। तो यहाँ देखिए बच्चों, आपको निकालना है इस एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस रॉड का निकालना है, और आपको पता है कि इसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है कंटीन्यूअस है, ठीक। टुकड़ों में मास है, मास एक दूसरे के साथ क्या है, बिल्कुल करीब करीब मास, कंटीन्यूअसली इसका मास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एलिमेंट ले लूं, मास एलिमेंट, सपोज दैट मास एलिमेंट ले लो मैं, और इसका जो मास है सपोज दैट है dm, dm इज बहुत छोटा मास, और यहां से मतलब इस रॉड की जो लंबाई है मैं इसको ले लूं कैपिटल L, क्लियर है, रॉड की लंबाई कितनी है, कैपिटल L, और इस पूरे रॉड का मास मैं ले लूं m, m क्या है, मास ऑफ द रॉड, मास ऑफ द रॉड, क्लियर है, मास ऑफ द थिन रॉड, इसकी लंबाई अलग है। और ये भी कहना है कि इसमें जो लीनियर मास डेंसिटी है, जो मास जो डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर एक शब्द है इसमें, लीनियर मास डेंसिटी, सपोज इसके लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कंटीन्यूअस है, तो लैम्डा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लैम्डा कितना होगा, लैम्डा कितना होगा, लैम्डा होता है टोटल मास बाय लेंथ होगा, तो हर जगह लैम्डा क्या होगा, क्योंकि सिंस मास डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटीन्यूअस, मास डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटीन्यूअस, तो लैम्डा भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, हर जगह से क्या होगा, हर जगह क्या होगा, लैम्डा कांस्टेंट होगा इस पूरे रॉड पर, मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कंटीन्यूअस है। तो यहाँ देखिए अगर ये पूरी रॉड है, रॉड की लंबाई L है और मास का m है, तो लैम्डा
देखिए ये छोटा सा एलिमेंट लिया है, हर जगह लैम्डा क्या है, कांस्टेंट। चाहे आप छोटे टुकड़े का लीनियर मास डेंसिटी लो, चाहे बड़े टुकड़े का, चाहे बड़ी उसका लो, बड़े ये पूरे रॉड का लो, तो लीनियर मास डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो मैं इसको लिख सकता हूं छोटे वाले जगह को मास में dm, और ये लेंथ कितना है, सपोज इसकी लेंथ यहां से यहां, इसको हम मान लो dx, क्लियर है। और इसकी यहां से यहां तक दूरी मैंने मान लिया है ये x है, क्लियर है। इस मास की यहां से दूरी क्या है, x है, ठीक है। किससे, इस अक्ष से, जिसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो ये कितना होगा, dm/dx। और यहां से मैं ये निकाल सकता हूं, देखिए आप dm की वैल्यू यहां से निकाली जा सकती है कितना, m/l dx। ये निकाला जा सकता है, dm = m/l dx निकाला जा सकता है, क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं स्टडी। अब आप देखिए फॉर्मूला हमारे पास है I पर r परपेंडिकुलर dm। यहां देखिए r परपेंडिकुलर इस छोटे से इनफाइनाइटेसिमल मास की इस अक्ष के प्रति परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, वो है आपका कितना, ये देखिए यहां से यहां x है, ये परपेंडिकुलर है इस मास पे, तो r परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा x, क्लियर है। और यहां देखिए dm आपको जाएगा, dm आपने यहां से निकाल दिया, दैट इज m/l dx। तो आप फॉर्मूला देखिए I इक्वल आ जाएगा कितना, इंटीग्रेशन r परपेंडिकुलर स्क्वायर मींस दैट इज x स्क्वायर dm, dm इज m/l dx, दैट इज m/l dx, क्लियर है। अब आप देखिए जो dx है, ये dx है, तो यहां ये वैल्यू क्या है, इसमें dx है, तो ये वैल्यू dx कहां से कहां वैल्यू होगा, क्योंकि आपको सिर्फ अगर मैं मोमेंट इनर्शिया निकालता हूं सिर्फ एलिमेंट, उसका हो जाएगा x स्क्वायर m/l dx। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा किसका, ये इस इनफाइनाइटेसिमल मास का होगा। लेकिन मुझे क्या करना है, पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। देखो x यहां पे क्या होगा, 0 रहा होगा, यहां पे x क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, होगा, क्योंकि x वेरी हो रहा है 0 से l हो रहा है। तो मैं मोमेंट इनर्शिया के लिए इसको लिमिट लगा दूंगा, पूरी रॉड का निकालने के लिए होगा 0 to l। इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो आप फाइंड करेंगे m/l क्या है, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 0 to l, ये हो जाएगा x स्क्वायर dx। और ये जो हमारा होगा m/l, ये हो जाएगा x³ 3, और लिमिट क्या है 0 to l, m/l ये 3 ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये आपका आ जाएगा l³ माइनस 0। इसको आगे आप सॉल्व करेंगे, m/3l * l³, या तो आएगा ml²/3। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस थिन रॉड अबाउट इट्स वन एंड, ओके। और ये एंड क्या है, परपेंडिकुलर है, एंड क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका ml²/3, क्लियर है। ये जो एक्सिस है परपेंडिकुलर एक्सिस जो हमने निकाला। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a thin rod about its one end, that is which is perpendicular rod, that is ml²/3, क्लियर है। अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, इसके मिड पॉइंट्स निकालें तो सेम थिंग हमें करना पड़ेगा, लेकिन लिमिट क्या जाएगी -l/2 से +l/2। तब आपका इस मिड पॉइंट से जो कि परपेंडिकुलर है रॉड पे, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा, ठीक है। किसी को प्रश्न पूछना है?